हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ना क्लास 10th की जो विज्ञान है, जो चैप्टर नंबर 1 है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, एनसीईआरटी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम करने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। मैंने वन शॉट भी करा रखा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हैं। सब कुछ मिल जाएगा, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। विज्ञान के साथ साथ गणित भी मैंने सब कुछ पूरी पढ़ा रखी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर इस नोट्स की आपको पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, इसको आप कैसे बाय कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो जो हमारे पास ये जो अभिक्रिया है उसको आप ध्यान से देखिए, इस अभिक्रिया को जरा आप ध्यान से देखिए, आपको कुछ दिख रहा होगा। क्या दिखा? यहाँ हमें दिख रहा है कि भैया यहाँ पीबी के साथ ना ऑक्सीजन है, ठीक है, पीबी के साथ ऑक्सीजन है, परंतु यहाँ पीबी के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो क्या होता है, अपचयन। और उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कार्बन, और यहाँ पे क्या है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीजन का वृद्धि मतलब उपचयन, ठीक है। तो शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, शीशा अपचयित हो रहा है। उसके बाद ये जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उपचयित हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, कह रहे हैं ये जो अभिक्रिया है, उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर इस अभिक्रिया को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको देख के बताना है कि ये कैसी अभिक्रिया है, फेमस एक अभिक्रिया है। सो भैया अगर आप देखोगे यहाँ से एल्यूमिनियम, ठीक है, और ये जो O3 है ये एक साथ आ गए हैं और ये बेचारा Fe अकेला रह गया है, ठीक है, ये लाइफ में बेचारा अकेला रह गया है। तो ये जो अभिक्रिया है ये विस्थापन या फिर इसको प्रतिस्थापन भी आप कह सकते हो अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। ये एनसीईआरटी के ही प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट है और ये सभी प्रश्न कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर लिखिए। लौह चूर्ण का मतलब आप समझते हैं Fe पर HCl डालने पर, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। सबसे पहले देखो क्या निकालता है, Fe बेचारा अलग हो जाएगा, ठीक है, और FeCl होगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है वो अलग हो जाएगी, ठीक है, ये होता है। तो कुल मिला के संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। तो जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, हाइड्रोजन गैस निकलते हैं और आयरन क्लोराइड निकलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए ये जो मैग्नीशियम रिबन है ना, इसको वायु में जलाने से पहले साफ कर लिया जाता है, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, साधन परिस्थिति में मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है। जैसे हम मैग्नीशियम, जैसे सपोज करो मैग्नीशियम है, इसको जैसे ही ऊपर रखोगे ना तो वायु के टच में आ जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है। क्या बना लेता है भाई, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है, ठीक है। और एक तरीके की गंदगी भी, इसीलिए क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन से इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत और अन्य अशुद्धियां जैसे धूल कण, इन सबको हटाने के लिए, ठीक है, शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए उसको साफ किया जाता है। किस लिए, शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए उसको साफ किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखी है। संतुलित कैसे किया जाता है, आधे घंटे की एक वीडियो बना रखी है और इन क्वेश्चनों को भी ले रखा है, ठीक है, डिटेल में। तो देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है प्रतीक H2, ठीक है। क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है HCl, और यहाँ लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, उसका क्या होता है HCl होता है। फिर 2 क्यों लगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है। हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दिया, हाइड्रोजन 2 बन गया, उसी के साथ साथ हमारा क्लोरीन भी 2 बन गया। जितने बाईं तरफ है उतने ही दाईं तरफ है।
आपने इस वीडियो को देखने से पहले आपको वन शॉट वाला जो वीडियो है एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन उसको देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जाके ये वीडियो देखना। डायरेक्ट अगर ये देखोगे तो आई थिंक समझ में भी नहीं आएगा कैसे क्या हो रहा है। अगला है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2, ये 3 तो बाद में आया है। फिर है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। और फिर यहाँ है बेरियम सल्फेट BaSO4, और फिर है यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, AlCl3, और फिर इसको संतुलित किया गया है। संतुलित कैसे किया जाता है इसका मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है डिस्क्रिप्शन पे। सोडियम का होता है Na सिर्फ, जल का होता है H2O, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH, और हाइड्रोजन का होता है H2, और फिर इसको संतुलित किया। तो संतुलित करने वाले जितने भी प्रश्न हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने उसकी अलग से वीडियो बनाई है, नई वीडियो बनाई है कुछ दिन पहले ही, जिसको आई थिंक 12-15 हज़ार लोगों ने देख भी लिया है, कुछ दिन पहले ही बनाई है। आप भी उसको जाके देख सकते हैं, डिटेल में सीख सकते हैं, ठीक है। कह रहे निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अवस्था के साथ कह रहे हैं जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवशेष प्राप्त करता है। जल में है ना बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का मतलब BaCl2, किसमें सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, प्रतीक के साथ। जल में है, जल का मतलब होता है एक्वस, सांद्र, तो ये AQ दिखाया गया है। क्या बनाता है सोडियम क्लोराइड NaCl के 2 मोल लेना होगा, संतुलित भी करना है, और बेरियम सल्फेट बनाता है। ये बेरियम सल्फेट क्या है, एक अवक्षेप होता है सफेद रंग का। तो अगर आपसे सब अवक्षेप अभिक्रिया आती है ना तो उसमें भी ये आप उदाहरण लगा सकते हैं। केमिस्ट्री में उदाहरण पूछे या ना पूछे, समीकरण इस टाइप के जरूर लिख के देने हैं। परिभाषा बोल लिख रहे हो खुद से तो खुद से उदाहरण भी जरूर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन NaOH, जल में बोला है तो AQ सांद्र। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, ये भी जल में बोला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, ठीक है, जल यानी कि AQ एक्वस सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड NaCl का विलयन यानी कि एक्वस तथा जल बनाते हैं, जल का मतलब H2O लिक्विड, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो उसका नाम बताना है, किसका होता है, उस X का नाम बताइए और इसका सूत्र लिखिए। तो उसका जो नाम है भाई कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं शुष्क चूना या बिना बुझा हुआ चूना, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaO। क्या होता है CaO, कह रहे हैं ऊपर दिए गए X की जल के साथ अभिक्रिया कीजिए। तो ये हमारा बिना बुझा हुआ चूना है, इसको जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अगला प्रश्न है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखो जो लोहे की कील होती है, लोहे का कील है ना भूरा, आप मान लो लोहे का कील है, लोहे का कील बोले तो Fe, उसे हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं CuSO4, इसके विलयन में डुबोगे तो ये जो Fe होता है ना कॉपर से सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, ताकतवर है, तो ताकतवर क्या करता है कमजोर को हटा देता है और उसके जगह पे वो खुद आ जाता है, तो यहाँ बन जाता है FeSO4, और ये बेचारा जो कॉपर है वो अलग हो जाता है, और इसी कारण उसका रंग जो है ना पहले से हल्का हो जाता है, हरा रंग का हो जाता है। तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पर, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है। क्यों, आयरन का स्थान सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है। ये जो आयरन है Fe लोहा कॉपर से सक्रियता श्रेणी में ऊपर यानी कि ताकतवर है, यह कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट बन जाता है FeSO4, ठीक है, जिसका रंग हरा होता है, फलस्वरूप विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। ये इसका कारण है। कह रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन में अदला बदली होती है, तो देखिए ये है लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस और ये है HCl, तो यहाँ से क्या हुआ Pb और ये जो Cl है एक साथ आ गए PbCl2,
और यहाँ से NO3 और ये जो हाइड्रोजन एक साथ आ गए, ठीक है, HNO3, तो ये अदला बदली हुई है। तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण। ठीक, किसी भी प्रश्न में डाउट हो और रिएक्शन को कॉपी में लिख के याद किया जाता है। आपसे मुंह जबानी पढ़ोगे, अब याद रहेगा, थोड़ी देर याद रहेगा, शाम तक भूल जाओगे। लेकिन 2 बार मुंह से बोलोगे, 10 बार कॉपी में लिखोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आप जब पेन पकड़ोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका हाथ चलेगा, ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए सोडियम है और ये ऑक्सीजन है। यहाँ क्या हो रहा है, Na2, Na के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। Na के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन, यानी Na में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी Na क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। और यहाँ ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन है ही नहीं, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ठीक हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये जो उदाहरण है, ठीक है, ये बेस्ट उदाहरण है किसके लिए, रेडॉक्स अभिक्रिया में भी इसको आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन कॉपर के साथ है, यहाँ ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी। तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी कि अपचयन हो रहा है। तो CuO क्या हो रहा है, अपचयित होता है। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन था, और यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या लग गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की यहाँ वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कहने संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो जो भी समीकरण हमारे पास होता है वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे यहाँ Zn प्लस H2SO4, ZnSO4H2। देखो इधर Zn बाईं तरफ कितनी बार है, 1, और दाईं तरफ भी कितनी बार है, 1। हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 लेफ्ट में, और इधर भी कितना है, राइट में, 2 बराबर है। सल्फर कितना है, बाईं तरफ 1, और दाईं तरफ भी क्या है, 1। ऑक्सीजन कितना है इधर, 4, इधर भी कितना है, 4। तो जैसे मैंने लिख रहा हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छी प्रेजेंटेशन करोगे फुल मार्क्स मिलेंगे, और किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दिक्कत भी होगा ना, तो एग्जामिनर पूरे नंबर दे देता है अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता में क्यों पड़ी। देखो हम किसी भी पदार्थ को ना तो बना सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, और ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए, किस नियम को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इतना आप लिख दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ठीक है, इनको क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखो ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी करा रखा है। यहाँ क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, संयोग करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, अमोनिया NH3। सो आप देखिए, अब संतुलित करना है इसको। इधर नाइट्रोजन कितना है, 2 बार है, इधर नाइट्रोजन कितना है, 1 बार। तो 1 को 2 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही 2 से गुणा किया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी हाइड्रोजन हो गया 6, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2। तो 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा। अब जाके ये संतुलित हो गए हैं। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, कह रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस का वायु में दहन करने पर, दहन मतलब जलाना, वायु में क्या है, ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के कुछ जलता नहीं है, प्लस O2 क्या बनता है, जल, यानी कि पानी H2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनता है। अब देखिए संतुलित करते हैं। सल्फर इधर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, नहीं 3 है भाई, है ना। ऑक्सीजन इस तरफ कितने, 3 है। तो क्या करना पड़ेगा, इधर इसको मैंने 3 से गुणा कर दिया, ऑक्सीजन हो गया 6, और इधर मैंने ऑक्सीजन इसको 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो देखो सल्फर भी कितना हो गया, 2,
और ऑक्सीजन कितना हो गया 4, और इधर 1 है 5, संतुलित नहीं हुआ। हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये ट्राई एंड एरर मेथड है। अब देखो ये कितना हो गया 2, और यहाँ पर कितना है 4, 4 और 2 6 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूनी 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूनी 4, सल्फर हो गया 2, ठीक है, और यहाँ पे भी सल्फर कितना है 2, ठीक है। तो मैं आगे जितने भी प्रश्न आने वाले हैं संतुलित करने के लिए वो मैं स्किप कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जो आधे घंटे की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, आधे से घंटे से 40 मिनट की वीडियो बना रखी है, उसमें इन सभी प्रश्नों को भी लिया है मैंने, तो वो ज़रूर देख लेना, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, समीकरण को संतुलित कीजिए, तो ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है, और ये एनसीईआरटी के ही प्रश्न है, सेम ये सारे प्रश्न लिए हैं मैंने। मैं लिंक्स पे डाल दूंगा स्पेशली अलग से, ठीक है, उसको ज़रूर देख लेना। ये एनसीईआरटी के सारे प्रश्न मैंने वहाँ करा दिए, ठीक है, सो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस प्रश्न में आ जाइए, ये भी वहाँ पे करा दिया, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने वहाँ करा दिया है। क्या है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। देखो पहले तो आपको ये शब्दों में दिया होगा, शब्दों से आपको समीकरण बनाना है, फिर उसको संतुलित करना है, और उसके बाद उसका प्रकार भी बताना है, ठीक है। ये सारा मैंने वहाँ पर पहले शब्दों से कैसे बनाया जाता है वो बताएं, और इस प्रश्न को भी मैंने वहाँ करा रखा है, ठीक है। अगर आप उत्तर तो आपके सामने ही है, लेकिन अगर आपको समझना है कि भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो कैसे क्यों का जवाब उस वीडियो में जो 40 मिनट की है, ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लेना। पहले ये पूरा वीडियो देख लो, फिर जाके वो क्वेश्चन देख लेना। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन नहीं लिखता, यहाँ पर स्किप कर सकता था, लेकिन मैंने बताना ज़रूरी समझा आप लोगों को, ठीक है। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो हम किस लिए बैठे हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला प्रश्न जो हर साल आता है वह ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है। ऊष्माक्षेपी नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्मा निकलती है, शोषी ऊष्मा अवशोषित होती है। तो क्या है भाई, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और उदाहरण में बस आप ये वाला लिख दो, N2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाता है, अमोनिया, और इतना ऊष्मा निकलता है। ये चाहो तो लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ये सब लिखो ना लिखो वो आपकी चॉइस है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लिखना है और ये उदाहरण ज़रूर देना है। शोषी क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, कितनी ऊष्मा चाहिए उसको, 45 किलो कैलोरी ऊष्मा उसको चाहिए होती है, फिर जाके क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो उदाहरण भी याद कर लेना। अगला प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो जब सांस छोड़ते हैं तो गर्म हवा बाहर निकलती है, तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रक्रिया में श्वसित की गई ऑक्सीजन भोजन के पाचन से प्राप्त ग्लूकोज से संयुक्त होकर ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन अंदर जाता है ना, हमारे भोजन से जो प्राप्त ग्लूकोज है उससे वो मिल जाता है, और उसके बाद वो एक ऊर्जा प्रदान करता है, और ये जो ऊर्जा है एटीपी में संचित हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें गर्माहट होती है। अगला प्रश्न, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो देखो वियोजन अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर एक पदार्थ बनाता है। इधर 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक हो सकते हैं बाईं तरफ, लेकिन जो उत्पाद बनेगा वो एक ही बनेगा। इसका उल्टा वियोजन में क्या होता है कि भाई इधर एक ही अभिकारक होता है, लेकिन जो उत्पाद बनता है 2 या 2 से ज़्यादा बन सकता है, इसीलिए एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। देखिए वियोजन अभिक्रिया में एक ही यौगिक विखंडित होकर
दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाते हैं, जैसे ये उदाहरण है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जैसे ही हमने गर्म किया तो ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। दो पदार्थ मिल गए। अगला प्रश्न है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो इधर लिखा मैंने विस्थापन अभिक्रिया, उधर लिखा मैंने द्विविस्थापन। पहले में क्या करो, जो परिभाषा है ना वो लिख दो अंतर में। पहला तो परिभाषा ही हो जाएगा अंतर, और उसके बाद उदाहरण दूसरा अंतर। ठीक है, तो वही काम हमने किया, ये वाला परिभाषा और ये उदाहरण है, दो अंतर तो ऐसे ही हो गए। क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में एक अधिक सक्रिय तत्व किसी यौगिक में उपस्थित अन्य तत्व को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। और द्विविस्थापन में क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में आयनों का परस्पर विस्थापन होता है। ये उदाहरण है Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस कॉपर, ये विस्थापन अभिक्रिया है और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। BaCl2 Na2SO4 BaSO4 2NaCl, ये उदाहरण अवक्षेपण में भी आप लगा सकते हो, क्योंकि ये BaSO4 क्या होता है, अवक्षेप होता है सफेद रंग का, जो कि नीचे बैठ जाता है। इन अभिक्रिया में प्रायः अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान लेता है विस्थापन में, और इन क्रियाओं में परमाणु के समूह का एक दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापन होता है। एक समूह का दूसरे समूह द्वारा विस्थापन होगा। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु का द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया दीजिए। देखो ये सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, इसमें कॉपर मिलाया जाता है प्लस Cu, तो क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का ट्वाइस। और क्या फिर हमें क्या मिलता है, चांदी मिलता है अलग से Ag। चांदी का प्रतीक क्या है, Ag। ठीक है, इन समीकरणों को लिख लिख के याद करना। आगे बढ़ते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देखकर समझाइए। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मिश्रित होने पर अवक्षेप उत्पन्न होता है। जैसे आपने कुछ लिया उसके अंदर डाल दिया, ऐसे हिलाया, ठीक है, अभिक्रिया हुई, तो ये नीचे एक अवक्षेप बैठ गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि नीचे एक अवक्षेप बच जाता है और इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। उदाहरण क्या है, Na2SO4 BaCl2। BaSO4 सफेद रंग का हमारा अवक्षेप है और इधर हमारा क्या मिल जाएगा, NaCl। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ऑक्सीजन के योग ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। उपचयन, उपचयन क्या होता है, इस उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन संयोजित होती है, ऑक्सीजन के आधार पर बोला इसने। ठीक, उदाहरण क्या है, जैसे सल्फर में हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। दूसरा है जैसे Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये भी क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। किसका, मैग्नीशियम का। इधर किसका उपचयन हो रहा है, सल्फर का। अपचयन क्या होगा, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन लुप्त होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे ये देखिए कॉप CuO प्लस H2, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। एक दूसरा उदाहरण ये है, एक उदाहरण तो याद कर लो, बस दो नहीं याद हो पर एक तो याद कर लो। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X और उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो गर्म करने पे काला हो जा रहा है, तो वो क्या है, कॉपर है। ठीक है, और जो यौगिक है, काला रंग का जो यौगिक है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, CO है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, जंग से बचाने के लिए। ये जो पेंट कर रहा है बंदा लोहे की इस फ्रेम को, किस लिए कर रहा है, ताकि वो नमी ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, क्योंकि जैसे ही आएगा अभिक्रिया करके उसके ऊपर जंग बना देगा, और जंग क्या करता है, धीरे धीरे उसको सड़ा देता है, गला देता है। लोहे की वस्तु वायु की ऑक्सीजन तथा नमी से संचारित हो जाती हैं, अर्थात इन पर जंग लग जाता है। इन्हें जंग से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं। ये इसका आंसर होगा। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखो ये जो लेस खाते हो आप, कुरकुरे खाते हो,
तो 10 रुपए के पैकेट में हवा भरा होता है बहुत सारा, थोड़ा सा चिप्स होता है। आप कहते हो यार 10 रुपए दिया, पूरा पैकेट था, सोचा दबा के खाऊंगा, मिल इतना रहा है। तो भाई जो ऑक्सीजन उसके अंदर हवा में ऑक्सीजन नहीं होता, वो हवा भी कीमती है। वो हवा होती है नाइट्रोजन, उसके अंदर भरा हुआ। नाइट्रोजन क्या करता है, जो भी खाना आप तेल से बनाते हो, वो अगर आपने उसको तेल से बनाया तो वो वायु के संपर्क में आते ही उपचयित हो जाती है, और उपचयित होने पर उसका जो टेस्ट है, उसका जो कुरकुरापन है, स्वाद, उसके जो सुगंध है, सब चेंज होने लगती है। ठीक है। तेल तथा वसायुक्त भोज्य पदार्थ के उपचयन से बचाव हेतु हम इन्हें नाइट्रोजन में प्रवाहित कर देते हैं। नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन नहीं है वो, इसलिए उसका उपचयित नहीं हो पाता है। ठीक है। तेल तथा वसायुक्त का उपचयन होने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं, इनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इसी से बचाने के लिए इसको हम नाइट्रोजन में डाल देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। संचारण क्या है? ये देखो, ये आपका एक लोहे का है और ये देखो भूरा भूरा हो गया, इसमें जंग लगना शुरू हो गए। तो संचारण मतलब जंग लगना, कोरोजन कहते हैं अंग्रेजी में। जब किसी धातु की सतह वायु, जल अथवा अपने चारों ओर उपस्थित किसी अन्य पदार्थ द्वारा अभिक्रमित होती है, मतलब अभिक्रिया करती है, तब यह संचारित कही जाती है, अथवा इस पर जंग लग जाता है, यह प्रभाव संचारण कहलाता है। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, इस चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विकृत गंधिता। क्या होती है? जो वसा और तेल से बने हुए खाद्य पदार्थ हैं, जैसे चिप्स हो गया, जब वसा और तेल उपचित हो जाते हैं तब ये विकृत गंधी हो जाती है। उपचित मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में जब आ जाते हैं, इनकी गंध, स्वाद परिवर्तित हो जाता है। वसाओं, तेलों का उपचयन प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, जो प्रतिऑक्सीकारक जो नाइट्रोजन होता है ना, वो प्रतिऑक्सीकारक होते हैं, वो उसके उपचयन होने से, उसके ऑक्सीकरण होने से बचाता है उसको। ठीक है। उदाहरण क्या है? आलू की चिप्स के थैलों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचित होने से बचाया जा सकता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने एनसीईआरटी के सभी प्रश्न उत्तर इम्पोर्टेंट बता दिए हैं। ठीक है। और मैंने वन शॉट करा है, मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करा दिए, मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के। लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को दबा के शेयर करें, और इस हमारे स्टडी नोट्स अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में, ठीक है, जो मेरा नंबर है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 8265971820। ठीक है। फालतू के कॉल मत करना, मैसेज मत करना। इस नंबर पे आपको फ़ोन पे करना है, एक ही नंबर है मेरा। फ़ोन पे करने के बाद स्क्रीनशॉट आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको सारे स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। जैसे जैसे बनते रहेंगे वैसे वैसे आपको मिलते रहेंगे, और स्पेशली मैं आपसे बात भी किया करूँगा कभी कभार। ठीक है। ये फ़ायदा होगा आपको, और सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, सिर्फ विज्ञान के नहीं, सभी विषय के। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा कुछ दिनों में। अपना ख्याल रखें, सब कुछ पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।